ओके चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, ये मॉडर्न फिजिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इसमें हम लोग कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो ये सब हम लोग पढ़े, इसी के लिए इसका नाम थोड़ा सा पड़ गया है मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा नया चीज़ के बारे में, मैंने जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उससे रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये सब नया चीज़, ये सब पहले था नहीं, उतना डिस्कवर नहीं हुआ था, तो बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तब उसको तो पढ़ना, इसी के लिए ये आ गया मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो फिर मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे जो बच्चा क्लास से 7 से 8 से 9 से पढ़ते जा रहे हैं। क्या हम लोग पढ़े भाई? केमिस्ट्री में क्या बोला गया कि दुनिया में जितना भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बना। ठीक है, एटम में फर्दर डिस्कवर किया गया। ठीक है, और ये देखा गया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर जो है बहुत सारा चीज़ है जिसका नाम तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 चीज़ एटम के अंदर होता है। फिर और फर्दर स्टडीज़ किया गया, स्टडीज़ करके क्या बोला गया भाई कि जो एक एटम है, एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। यही हम लोग फाइनली यही निकल के आया जो मैक्सिमम करेक्ट है। ठीक है, और इसी को बेस करके हम लोग करते हैं कि एक मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। जैसा कि अर्थ रिवॉल्व करता है ना अराउंड द सन, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, फाइनली हम लोग यही इतना जाना हम कि एक एटम का सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अंदर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। ठीक है, ये था तुम्हारा बेसिक नॉलेज अबाउट एटम। ठीक है, अब देखो एटम आया है तो इसमें हम लोग ये भी जाने थे क्या कि इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर हम लोग जाने थे। तो मास नंबर क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एक न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है दोनों का सम कहलाता है मास नंबर। ठीक है, सब बेसिक चीजें, बेसिक हम लोग जानते हैं कि मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों का सम कहलाता है क्या, मास नंबर। डेफिनेशन नहीं लिखा है, पता है। एक होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, एटॉमिक द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्या, एटॉमिक नंबर। क्या बोला गया, प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा एक एटम का न्यूक्लियस के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर है। जैसा कि अगर हम लोग बात करें, किसका बात करें भाई, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का मास नंबर जो होता है वो 40 होता है, और तुम्हारा एटॉमिक नंबर 20। तो एटॉमिक नंबर 20 कैसे निकला, क्योंकि इसका न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो तुम्हारा होता है 20 प्रोटॉन होता है, 20 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों को ऐड करते हैं तो मास नंबर 40 आ जाता है, और ये तुम्हारा बन जाता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो भी एक एटम का न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन है, जितना पीस प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान एक्सचेंज हो जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन प्रोटॉन अपने जगह से नहीं हिलता। हम तुम लोगों को पहले भी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि भाई कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बाहर होता है, तो उतना पावर नहीं होता, तो आसानी से आना जाना कर लेता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने के कारण उसका एक्सचेंज नहीं होता, फ्लो नहीं होता रहता। इसी के लिए जब कभी भी एटॉमिक नंबर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम ही होता है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी आगे पीछे हो जाता है लेकिन प्रोटॉन नहीं होता। तो ये बेसिक नॉलेज अबाउट था मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, अब देखो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कुछ हम लोग को जानना है। जैसा कि पहला टर्म है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पहला टर्म तुम्हारा क्या है, आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है, देखो ऐसा कोई एटम ऑफ सेम, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो तुम्हारा डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है, क्या बोला हम, एटॉमिक नंबर तुम्हारा एटम ऑफ हैविंग सेम एलिमेंट
सेम नंबर एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या हो जाएगा मास नंबर, उसका मास नंबर वेरी करेगा और क्या हो जाएगा मास नंबर क्या होगा वेरी करेगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। तो हम लिखेंगे ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स, ठीक है। एग्जाम्पल का जैसा हम लोग बात करें, पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा कार्बन, ठीक है, C12 6, एक होता है C13 6, एक होता है C14 6, ठीक है। तो देखो एटम ऑफ क्या लिखा होता है सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या है एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा जैसा होता है तुम्हारा हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, एक होता है H1, एक होता है H12, एक होता है H13, ठीक है, जिसका नाम है तुम्हारा प्रोटीनियम, ठीक है, प्रोटीनियम, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा होता है ड्यूटेरियम, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है। दिस आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो यही दो एग्जाम्पल हम लोग याद रखें, ठीक है, आइसोटॉप्स हो गए। नेक्स्ट एटम आ गया, इसी से मिलता जुलता आइसोबार, ठीक है, आइसोबार, ठीक है, आइसोबार। आइसोबार में हम लोग बोलेंगे, बस इसी को उल्टा कर देगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे एटम ऑफ डिफरेंट, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम, यहाँ पे हो जाएगा मास नंबर बट डिफरेंट क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इस कॉल्ड हम लोग बोलेंगे उसको आइसो, यहाँ पे कॉल्ड छूट गया था इससे पहले वाला, इस कॉल्ड आइसोबार। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ आइसोबार। तो ये दो चीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोला गया, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम नहीं होगा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट था, सेम एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, माने एटम जो होगा डिफरेंट होगा, एक मान लीजिए तुम्हारा सोडियम होगा और दूसरा तुम्हारा क्या होगा मैग्नीशियम होगा, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम तुम्हारा होता है 23 और ये हो गया 11, और एक होगा तुम्हारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तुम्हारा होता है 12 और ये तुम्हारा हो जाता है कितना 12 और ये हो जाएगा 23। तो देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same mass number but different atomic number, that's why they are called isotopes, ठीक है। एक और है जैसा कार्बन 14 6 है और एक तो नाइट्रोजन है तुम्हारा क्या है 14 7, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल होगी, ओके। तो दिस आर द डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप, आई होप क्लियर होगी, ठीक है। एक और है आइसोटोन, ठीक है, आइसोटोन, मिटा दें इसको, ठीक है। आइसोटोन हम लोग बोलेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड हम लोग बोलेंगे क्या आइसोटोन, ठीक है। ये है आइसोटोन का डेफिनेशन। डिफरेंट एलिमेंट होगा लेकिन दोनों में क्या होगा, क्या सेम होगा
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो मतलब देयर क्या हो गया, आइसो। ठीक है, तो जैसा एक एग्जांपल ले लो पोटासियम का और आर्गन का ले लो। जैसा पोटासियम का होता है 39 और 19, और आर्गन का होता है तुम्हारा 40 और ये होता है तुम्हारा 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है पता है आप लोग को? ठीक है, याद रखिएगा, जब भी बोलेगा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, ठीक है, तो हम लोग करते हैं मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ए से, और एटॉमिक नंबर को होता है जेड से। तो ए माइनस जेड माने मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका देखो मास नंबर कितना है 39 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। कितना आया जी 20। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन ऑर्गन, तो ये कितना है तुम्हारा 40 माइनस कितना हो गया 20। कितना है 20। तो देखो दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया। तो कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए उसको हम लोग बोल देंगे आइसोटोन। ठीक है, और भी एग्जांपल इससे पहले वाला जो हम लोग लिए थे। ठीक है, जैसा एक सोडियम, सोडियम का 23-11 और मैग्नीशियम का हम लोग लिखेंगे तो 12-24। तो दोनों का देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, आइसोटोन का। ठीक है, तो यही है तुम्हारा आइसो। यही 3 टर्म है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी घूमते फिरते आ जाता है। ठीक है, तो आइसोटोन हो या आइसोबार हो, दोनों में क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ आइसोटॉप्स में क्या होता है सेम एलिमेंट होता है। ठीक है, और मास नंबर तुम्हारा क्या होता है डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम। तो यही चीज़ है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, एक और कभी कभी वर्ड सुनने को मिलता है न्यूक्लियन। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियन इज नथिंग बट द मास नंबर। ठीक है, मास नंबर का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियस। अगर तुमसे पूछेगा तो हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दी सोडियम, तो हो जाएगा आंसर 23। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है तुम्हारा, अनदर नेम ऑफ, क्या होता है तुम्हारा अनदर नेम ऑफ मास नंबर। ठीक है, सब टर्म याद रखना, कभी कभी गुमराह करने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो याद रखिए, गुमराह मत होइए। ठीक है, तो यही सब हम लोग क्या पढ़ा, बेसिक चीज़ पढ़ ली, आइसोटोन, आइसोबार। ठीक है, न्यूक्लियन बेसिक एटम कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, ये वो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन चीज़। ठीक है भाई, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो एक्टिविटी है क्या, देखा ये गया कि बहुत सारा एलिमेंट जो है वो स्टेबल है। ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, जैसा कि जिसका एटॉमिक नंबर 80 के बाद 82 के बाद है, तो ये लोग जो है, ये लोग का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या हो जाता है, ये लोग का न्यूक्लियस खराब हो जाता है, खराब, डीके बोलते हैं खराब। तो खराब होने के कारण वो न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अंदर से क्या करता है, एक रेडिएशन निकलता है। जैसा मान लो कि कोई चूहा है, अब चूहा मर गया, अब चूहा मर गया तो क्या होगा, 2-4 दिन बाद क्या होगा, उससे महक निकलता है ना, बदबू निकलता है। तो ठीक उसी तरह एटा एलिमेंट, ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस ऐसी होता है कि खराब होने के कारण उसके अंदर से वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, बदबू नहीं निकलता, उसका वजह क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो वो रेडिएशन कब निकलेगा, जब कोई भी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो बहुत सारा न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना अंदर से रेडिएशन को निकालता है, अल्फा बीटा गामा, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारा, इतना ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर है कि उसको स्टेबिलिटी गेन करते करते बहुत टाइम लग जाता है, तो होता नहीं जल्दी। ठीक है, तो उसको बोल दिया जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मैंने ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस क्या हो, एटम जिसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखो कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल हो रहा है उसका होने का कारण क्या है, देयर आर 3 रीजंस वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अनस्टेबल। ओके, रीजंस फॉर न्यूक्लियस of an atom
आर अनस्टेबल। ठीक है, पहला ये है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा कोई एटम जिसका प्रोटॉन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, किससे, न्यूट्रॉन से, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, अगर कोई प्रोटॉन, ठीक है, कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी लेस अमाउंट में भी आपका न्यूट्रॉन कम होने के कारण आपका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जैसे इसको उल्टा कर देंगे, मैंने अगर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन सॉरी, अगर प्रोटॉन जो है लेसर हो गया न्यूट्रॉन से, तब जाके ये क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो एक, अगर कोई एटम का प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो तो भी न्यूक्लियस वन एटम अनस्टेबल हो जाता है, और कोई इसका, ठीक है, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी हो जाता है। तो कम में भी ज़्यादा, माने अगर ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाए तो भी हो जाए। तो अब देखो ये 3 रीज़न है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो, ठीक है, रीज़न बहुत अच्छा से समझेंगे। पहला हम लिख रहे हैं, जैसा प्रोटॉन क्या था, ज़्यादा था, तो देखो एक एटम के अंदर 2 टाइप का फोर्स होता है। एक प्रोटॉन हो रहा है, तो याद रखना 2 प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, 2 प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा रिपल्सिव फोर्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन आई थिंक रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे होगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, तो जब कभी भी इन दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, जैसा अगर मान लीजिए प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, किससे, न्यूट्रॉन से, तो ज़्यादा हो रहा मतलब क्या हो रहा कि इस एटम के अंदर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, और क्या होगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स वो क्या हो गया, कम हो गया। तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। दूसरा ये देखा गया कि प्रोटॉन, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स कम पड़ गया और न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा हो गया। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स जैसे ज़्यादा हो गया, जिसके कारण न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल ना, अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं। ठीक है, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो जब कभी भी याद रखना, ये दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, द न्यूक्लियस बिकम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो प्रोटॉन में कौन सा फोर्स है, 2 प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ा है, अनलाइक चार्जर क्या होता है, अट्रैक्ट, और सेम चार्जर रिपेल टू चार्ज, इसी के लिए इसमें पड़ गया रिपल्सिव फोर्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं, इसी के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। न्यूक्लियस क्या करता है, ये लोग दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो उसका नाम पड़ेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। तो यही 2 कारण। और एक है कि अगर मान लीजिए किसी का, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो गया तो उसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि इसके पहले जो है वो सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं, बहुत सारा ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया कि जो भी तुम्हारा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, जैसा हम लोग पीरियोडिक टेबल, लिंथेनाइट है, ठीक है, एक्टिनाइट, ये सब सारा का सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और भी है तुम्हारा यूरेनियम, ठीक है, थोरियम, ठीक है, हम लोग जो देखते हैं ये याद है, रेडियम, रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियम से लाइट कैसे निकलना, तो उसका न्यूक्लियस बिकम क्या हो गया, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने के कारण वो अपने अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा, तो एक खास टाइप का रेडिएशन हो रहा है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा, इसी के लिए वो क्या होगा, अंधेरा में चमक रहा। ठीक है,
तो ये सब जितना हम नाम बोले, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, रेडियम, दे आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और भी पीरियोडिक जितना एक्टिनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये लोग का जो है न्यूक्लियस का जो सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन क्या है 82, ठीक है। तो यही सब वजह है तुम्हारा रेडियो, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को अनस्टेबल होने का। ओके चलिए अब नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिविटी क्या बताएंगे, उससे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। द सब्सटेंस हम लोग बोलेंगे द सब्सटेंस, ओके, विच डीके, डीके मतलब होता है खराब होना, सड़ जाना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डीके। बाय दी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एमिशन, ओके, ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called radioactive substance। ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो जिसका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम खराब होने के बाद उसका अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस हो, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। बात में आ रहा था, समझ में आ रहा था। तो न्यूक्लियस अगर मान लीजिए खराब हो गया, माने अनस्टेबल हो गया, तो वो अपना अंदर क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। जैसा चूहा वाला एग्जाम्पल दिए, बेस्ट एग्जाम्पल कि चूहा में भी सेम केस हो रहा है कि वो पहले स्टेबल था, जिंदा मतलब स्टेबल, मर गया, अब उसके अंदर से क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है ना। उसका बॉडी का होगा डीके हो रहा है, जैसे डीके हो रहा है डे बाई डे क्या, और उसका इमिशन बढ़ते जा रहा है, बदबू फैला, देखो पहला दिन में कम बदबू रहा है, दूसरा दिन से एकदम बहुत डेंजर बदबू रहा है। तो वो चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जैसे जैसे और ज़्यादा, ठीक है, खराब होते जा रहा, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस मतलब समझते हो ना क्या होता है स्पॉन्टेनियस मतलब, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, उसका अंदर से रेडिएशन निकलते जा रहा, निकलते जा रहा, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस हो, ठीक है, न्यूक्लियस का एटम खराब होने के बाद, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बहुत सारा सब्सटेंस है, जैसा यूरेनियम अभी हम बताए थे, ठीक है, और तुम्हारा दूसरा क्या है, रेडियम है, ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके याद है। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो 235 और 92 होता है, मास नंबर 235। तो जब 82 से ज़्यादा है तो न्यूक्लियस भी कम किया, अनस्टेबल। और एक बात करें रेडियम की, तो रेडियम का तुम्हारा होता है भाई 88, इसका एटॉमिक नंबर है, 228 इसका होता है मास नंबर, ठीक है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और भी बहुत सारा है, बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड दी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आई है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, यूज़ इसका जान लो भाई। कैंसर ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। पहला यूज होगा टू क्योर द कैंसर ट्रीटमेंट, पहला होगा इट इज यूज्ड टू क्योर द कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, इट इज यूज एज, ठीक है, ट्रेसर्स, माने बहुत सारा सिग्नल्स वगैरह में भी इसको यूज़ के ट्रेसर्स, इसको हमको यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारा तुम्हारा रॉक्स एंड फॉसिल कैन बी, ठीक है, एस्टिमेटेड,
ठीक है, एस्टिमेटेड मतलब मैंने अंदाज बताया बोल एस्टिमेटेड, ओके, यूजिंग रेडियो एक्टिव। तो मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारा क्या होता है, चट्टान है या बहुत सारा फोसिल स्ट्रक्चर निकला, हड्डी उड्डी निकला, नहीं निकला, वो सब निकला, ढांचा वाचा, ठीक है, जैसा डायनासोर हुआ सबका। तो ये कितना साल पुराना है, कितना साल पुराना मिट्टी के अंदर ये दबा हुआ है। समझ में आ रहा बात? कोई भी चीज़ हो, मैंने कोई हड्डी निकला, बड़ा हड्डी, कि कितना साल पुराना हड्डी, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितना साल पुराना ये हड्डी है, इसको जो पता लगाया जाता है, तो वहाँ पर भी हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि कितना पुराना है। तो वही बोला जा रहा है कि रॉक्स एंड फॉसिल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग रेडियो एक्टिव बाय प्रोसेस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाय प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, ये प्रोसेस का नाम है कार्बन डेटिंग। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, जब कभी भी आएगा कार्बन डेटिंग, मतलब कि वहाँ पे फॉसिल का बात हो रहा है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू हम लोग पता लगाएंगे कि वो क्या है नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। ओके, चलिए एक नया टॉपिक आया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बाद, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, यही मेन चैप्टर है, ये बोल क्या है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का मेन कहानी स्टार्ट होगा। अभी तो पढ़ा वो सब बस समझ लो, ट्रेलर था वो। ठीक है, ट्रेलर था वो, अब मेन कहानी पिक्चर अब यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, यही है मेन। उतना ट्रेलर से देख के हम लोग समझे कि न्यूक्लियस होता है क्या, ये वो, अब जो पढ़ रहे हैं यही मेन। ट्रेलर तो ज्यादा ही लंबा। ठीक है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन है। क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, अल्फा और बीटा, यहाँ अल्फा कॉमा नहीं दिया गया। ठीक है, एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यूरिंग देयर डीके इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। माने कोई एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अल्फा या बीटा, देखो एट अ टाइम एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तुम लोग स्टूडेंट, कि अल्फा और बीटा मतलब एट अ टाइम या तो अल्फा निकलता है या बीटा निकलता है, दोनों एक साथ नहीं निकलता है। ठीक है, हाँ अल्फा एंड गामा निकल सकता है, बीटा एंड गामा निकल सकता है, लेकिन अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकलते, हम लोग आगे जानेंगे। तो वही बोला जा रहा था, प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, माने कंटिन्यूसली अगर कोई चीज का एमिशन हो रहा है, या तो अल्फा गामा या बीटा गामा का फ्रॉम, ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जब वो खराब हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहाँ पे जो चीज़ खराब हो रहा है उसको हम लोग बोले, क्या बोल रहे हैं, खराब होने के कारण अपने अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और प्रोसेस क्या हो रहा है कि जिसके थ्रू तुम्हारा वो चीज़ निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस, और इसमें याद रखिए, इसमें पॉइंट बोला जा रहा है, क्योंकि देखो ये जो है खेला, ये खेला हो कहाँ रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस के अंदर खेला हो रहा है, इसी के लिए इसको बोला जाता है इट इज़ ए न्यूक्लियर फिनोमेना। हम लोग नोट डाउन करके रखें कि रेडियो एक्टिविटी जो है सब्सटेंस, ये कैसा फिनोमेना है, जैसा न्यूक्लियर फिनोमेना, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना, याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि इट इज not, very important, not affected by any physical or chemical change. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, माने कोई भी आप रिएक्शन करवा दीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, ठीक है, उसको हीट दे दीजिए, उसको हीट मत दीजिए, उसको जला दीजिए, उसका इसमें कैटलिस्ट मिला दीजिए, कुछ भी कर दिए, कोई भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन करवा दीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसका न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है, इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये ऐसा जो न्यूक्लियर फिनोमेना है, यहाँ पे जनरली इस सब का जो यूज होता है ना, बम बनाने में, सब का ज़्यादा यूज,
न्यूक्लियस जितना भी जो बम जो बनता है, एटम बम, हाइड्रोजन बम, वो न्यूक्लियस को ही बेस करके बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आइंस्टाइन का एक तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये बता दे रहे, E=mc²। ये फॉर्मूला आज भी यूज होता है बम बनाने के लिए। ठीक है, m होता है तुम्हारा मास और c है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आज भी फॉर्मूला यूज होता है बम बनाने के लिए। तो E एनर्जी, 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 क्योंकि बम बनता है तो एनर्जी निकलता है ना, ब्लास्ट करता है तो एनर्जी mc²। ये आइंस्टाइन ड्राइव किया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तुम लोग को बता दे रही जो पता नहीं कि हम लोग का जो बॉडी है ना, बॉडी का जो न्यूक्लियस, उसके अंदर भी तो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी हो इंसान का, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ये चाहता है कि हम इंसान को फुल इंफॉर्मेशन ना दें। ठीक है, माने जो भी न्यूक्लियस होता है आपका बॉडी में, वो नहीं चाहता है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको दे। तो जिसके कारण आज भी इंसान कोई सुपर पावर नहीं बन पाया। सुपर पावर मतलब समझते हो ना, कि जैसा फिल्म में दिखाता है सुपर हीरो, सुपरमैन, ये हुआ, ये मैन हुआ, तो सुपर पावर आज भी इंसान नहीं बन पाया, मैंने ऐसा कुछ कर नहीं पाया। जो हम लोग सिर्फ देखते हैं फिल्मों में, ऐसा हो रहा, उड़ रहा, रावण हुआ, या जो भी क्रिश बना, ये बना, वो बना, बैटमैन, ये सब बना। ठीक है, मार्वल जितना कैरेक्टर बना, तो सब बस दुनिया में तो नहीं है ना, रियल में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है ना। क्यों नहीं? क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम चाहता ही नहीं है कि हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन, अगर उसको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो तुम गॉड बन जाओ। ठीक है, यू बिकम अ गॉड। तो फुल इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण आज भी इंसान जो है सुपर पावर नहीं बन पाया। लेकिन जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जिसको दे दिया फुल पावर, वो तो बन गया भूत। ठीक है, भूत नहीं, भूत अलग चीज, वो तो मरने के बाद, मैंने दुनिया में जो बोला जाता है जिसको पावर दिया गया। ठीक है, जैसा कि अगर बात करें हम लोग का प्रॉफिट मोहम्मद का, तो उनको न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फुल, अगर साइंस से बात करेंगे तो उनका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को फुल पावर दे दिया। तो जो चाहे वो कर सकते, दे हैव द टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पूरा उनको परमिशन था, तो जो चाहे वो कर सके। मुर्दा को जिंदा कर देंगे, ठीक है, चांद का 2 टुकड़ा कर देंगे, हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, अगर पत्थर को बोलेंगे सर, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो उसका पढ़ाई अलग है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का अगर फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका पढ़ाई अलग है, यहाँ से नहीं सर। साइंस तो कभी जीवन में नहीं कर पाया, उसका बस का बाहर है, पढ़ाई अलग है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ही अलग है। एनीवेज, कम बैक। तो यही है तुम्हारा, क्या तुम्हारा रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, अंदर से रेडिएशन अगर प्रोड्यूस करता है, तो वो इन 3 में से कोई एक रेडिएशन या तो अल्फा या तो बीटा करता है या गामा करता है। अल्फा गामा या बीटा गामा में से कोई एक रेडिएशन वो प्रोड्यूस करता है भाई, जब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या हो जाए, अनस्टेबल है। तो जैसे ही अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, अल्फा बीटा गामा रेस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना के एक यहाँ पे सेटअप करके यहाँ से क्या किया, वो यहाँ से रेस पास किया। तो जब रेस पास जब किया तो ये देखा गया कि यहाँ से जब रेस पास हो रहा है, ठीक है, तो 3 तरह का रेस निकला। एक रेस जो था वो सीधा चला गया, एक जो था वो लेफ्ट की तरफ मूव किया और थोड़ा कम बेंड हुआ, और एक जो रेस था वो राइट की तरफ बेंड किया। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बेंड किया। ठीक है, इस तरीके से। तो जो लेफ्ट में बेंड किया, इसमें देखा गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और जो राइट में बेंड किया उसको देखा गया इसमें नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिप्रेजेंट किया गया अल्फा से, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको रिप्रेजेंट किया गया बीटा से, और जो अनडेविएटेड हुआ, मैंने जो डेविएट किया ही नहीं, इसको बोला गया गामा। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या निकला? प्रॉपर्टीज ये निकला कि अल्फा जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेंट होता है, उसके बाद फिर बीटा, उसके बाद फिर गामा। मैंने सबसे हाईएस्ट अगर हम लोग बात करें पेनिट्रेटिंग पावर का, तो वो किसका होता है, अल्फा का होता है। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, अल्फा का होता है। बीटा का क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, गामा का सबसे कम। ठीक है, आयनाइजेसिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है। ठीक है, गामा का क्यों होगा भाई, क्योंकि गामा जो अनडेविएटेड है सबसे ज़्यादा, माने ये जो होता है ना अल्फा पार्टिकल, ये तुम्हारा सिर्फ स्किन तक जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो बीटा होता है ये तुम्हारा बोन तक जाता है, बोन तक
बोन का आगे नहीं जा पाएगा। मैंने अगर मान ली यहाँ से यार स्किन पास किया, बोन में आके रुक गया और आगे नहीं निकलेगा। अल्फा क्या होता है, स्किन तक आके रुक जाता है, बोन को पास नहीं करता है। और जो गामा होता है वो बोन को भी पास कर लेता है। तो गामा का जनरली हम लोग कैंसर वगैरह में जो होता है, ठीक है, तुम्हारा उसको किल करने में हम लोग गामा रेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर का बात करें तो वो गामा है, और लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग का बात करें तो वो कौन है, अल्फा। ये बात याद रखिए, बीच वाला को नहीं जानना, जस्ट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो सिर्फ बात इन दोनों का होगा, इसके मिडिल वाला का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम आयोनाइजेशन अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्फा का आयोनाइजेशन पावर, ठीक है। और ये सबसे इसका लिस्ट होता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, इसका आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर डेविएट का बात करें तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है, अल्फा। कोई डेविएट होता ही नहीं, अगर बोले लिस्ट डेविएशन तो वो क्या होता है, गामा, ठीक है। तो यही तुम्हारा बेसिक नॉलेज है जो हम बता दिए। अब आते हैं हम लोग एक एक करके अल्फा बीटा गामा को थोड़ा सा डीपली जानेंगे कि अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, ठीक है। एन एटम ऑफ न्यूक्लियस that contain two proton and ठीक है, 2 proton and 2 neutrons is called, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडिएशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली पार्टिकल ही बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला गया, ऐसा कोई एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो 2 प्रोटॉन और 2 क्या होता है, न्यूट्रॉन को कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोले, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग, हीलियम का नाम सुने, हीलियम, ये तुम्हारा सब्सटेंस है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का 2, और मास नंबर कितना होता है, 4, ठीक है। मास नंबर का अगर डिफाइन करें, व्हाट इज मास नंबर, तो मास नंबर को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स, जो होता है वो कहलाता है मास नंबर। तो अब देखो इसका अगर अल्फा पार्टिकल का डेफिनेशन में क्या बोला गया, 2 ऐसा कोई न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जिसका पास 2 प्रोटॉन और 2 क्या हो, न्यूट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल। तो अब देखो हीलियम में, हीलियम एटम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट क्या है, हीलियम एटम, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमको समझ में आया, क्योंकि डेफिनेशन बोला तो हीलियम से मैच करिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल नथिंग बट हीलियम, दैट मीन्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये, ठीक है। अब ये तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जाना कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, इट्स नथिंग बट हीलियम, ठीक है। और इसके बारे में जानेंगे कि जब कोई एक अल्फा पार्टिकल कोई भी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलता है तो उसमें क्या चेंजेस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए ये एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है तुम्हारा क्या, A, और मास नंबर है Z, ठीक है। एटॉमिक नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से उल्टा करते हैं, Z, A माइनस Z, ठीक है। अब ये के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है तुम्हारा Z, मास नंबर है A। इससे अगर हम लोग एक अल्फा पार्टिकल निकालें, माने अगर ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो अल्फा पार्टिकल इससे निकलेगा, तो अगर इसका बॉडी से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर जो है वो घट जाएगा बाई 2 एंड मास नंबर जो है वो घट जाएगा बाई 4, ठीक है। व्हेनेवर द अल्फा पार्टिकल कम्स आउट from any radioactive substance, then its mass number is decreased by -4 and the atomic number is decreased by -2. Keep it in your mind, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। तुम्हारा याद रखिएगा। तो हम जो है, ठीक है, तो ऊपर में एक्चुअली ये थोड़ा A होता है, ए नहीं, एक्चुअली ये उल्टा हो गया, ये 4 और 2, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग ऊपर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को नीचे करते हैं, ठीक है। तो मास नंबर को हम ऊपर कर दिया था, ठीक, लेकिन हम जो कहा है वो बिल्कुल सच है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये Z माइनस 2, वो 4 हो जाएगा, हाँ वो 4 हो जाएगा। ऊपर में मास नंबर देते हैं ना, नीचे एटॉमिक नंबर देते हैं,
ठीक है, हम लिखा सिर्फ उल्टा, बाकी सब सही है। इफ एनी अल्फा पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देन द मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4 एंड द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय -2। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, तो मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका नाम है यूरेनियम 238 डिवाइडेड बाय 92 दिया हुआ। ठीक है, अब सीधी तरह बताओगी यहाँ से, अगर इसमें से अगर हम लोग क्या करें, एक अल्फा पार्टिकल्स निकाल दें, तो ये है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 38। इससे अगर हम लोग एक अल्फा पार्टिकल निकाल दें तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, द मास नंबर डिक्रीज बाय 4। तो ये नया सब्सटेंस है, एक नया वेरिएबल लेंगे, कोई भी एक नया वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, डिक्रीज बाय 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 234 और ये हो जाएगा 90। मान लीजिए इसमें से अगेन एक और अल्फा पार्टिकल्स निकला, इससे और अल्फा पार्टिकल, कितना अल्फा पार्टिकल्स निकला, 2 अल्फा पार्टिकल्स निकला। अब देखो कितना निकल रहा है, 2, ध्यान से देखिए 2। तो हम लोग देखते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर 4 घटता है, तो 2 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास 8 घटेगा। तो मतलब इसका मास जो 234 है, इससे -8 कर देंगे, तो 8 करोगे, अगेन नया सब्सटेंस ले लेंगे Z। ठीक है, तो 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 226 और 4 इससे घटाओगी तो ये आ जाएगा तुम्हारा 86। ठीक है, तो इस तरीका से एग्जाम में आता है, आपको दे देगा, अब बोलेगा क्या होगा मिसिंग टर्म, ये खाली रहेगा, ये आपको भरना है। तो आप बस जनरल थ्योरी याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल्स इज नथिंग बट अ हीलियम एटम। ठीक है, एंड व्हेनेवर द अल्फा पार्टिकल्स कम्स आउट any radioactive substance, then its mass number is decreased by 4 and the atomic number is decreased by 2। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये जो हम कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं इससे बेस करके क्वेश्चन आगे ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही है तुम्हारा क्या, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता क्या है कि मान लीजिए कि इसका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जब कभी भी याद रखिएगा, ठीक है, ड्यू टू इतना ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, अगर हम लोग बोले क्या बताया था, न्यूक्लियर तुम्हारा ये रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाने के कारण कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्या, प्रोटॉन। तो जब कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट होने लगता है प्रोटॉन में, तो एक नया टाइप का चार्ज पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा। कि जब कभी भी क्या बोला, न्यूट्रॉन, ठीक है, एन कन्वर्ट्स टू क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटॉन। ठीक है, तो जब कभी भी, ठीक है, एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होने लगे प्रोटॉन में, तो एक नया टाइप का पार्टिकल्स का जन्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। मतलब n भी पॉजिटिव हो जाए। हाँ, ठीक है, n में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, वो चार्जलेस होता है। अगर वो भी पॉजिटिव, हाँ, उसके कारण इसमें चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो वो कहलाया जाता है प्रोटॉन। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और एक अनचार्ज पार्टिकल है, अगर इसके बीच में कुछ हम लोग फिजिकल टच कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो है चार्ज होता है वो इसमें ट्रांसफर होने लगता है, अनचार्ज पार्टिकल भी क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। तो वो यहाँ पे तो चार्ज आ गया, तो मतलब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोटॉन में। तो कहा ये जाता है कि जब कभी भी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होने लगता है प्रोटॉन में, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर, तो वो बीटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो अब देखो बीटा पार्टिकल्स कैसे बनना था हम लोग जान लिए। तो अब देखो बीटा पार्टिकल्स के एक और बारे में बोला जाता है कि इट इज, ठीक है, नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन, नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन, माने जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। मतलब कि क्या हो रहा है बीटा पार्टिकल्स में कि इसका जो तुम्हारा ये है, ठीक है, मास 0 और इसका चार्ज जो होगा वो -1। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, इसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, और इसके अंदर से अगर कोई बीटा पार्टिकल्स निकलता है, तो हमेशा याद रखिएगा मास नंबर रिमेन अनचेंज, नो इफेक्ट ऑन मास नंबर, एंड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1। ठीक है, इंक्रीज बाय 1। क्योंकि देखो उसमें माइनस हो रहा था, तो माइनस माइनस के कारण प्लस होता है।
ठीक है, ये याद रखिएगा कि व्हेनेवर द बीटा पार्टिकल कम्स आउट द मास नंबर रिमेन अनचेंज एंड द एटॉमिक नंबर इज क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। तो जब कभी और एक चीज है, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, जो कन्वर्ट हो तो उसके कारण क्या होता है, एक नया तरीका का एक अनचार्ज पार्टिकल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, जिसको हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेनेवर द बीटा पार्टिकल कम्स आउट, ठीक है, तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, एंटी, ठीक है, इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, TRINO, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो इसका नाम है। ये होता क्या भाई, ये भी एक तुम्हारा क्या है, सब्सटेंस है जिसमें तुम्हारा कोई चार्ज नहीं होता। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही इसका कोई मास होगा और ना ही ये दिखेगा, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका हैज नो मास, नो चार्ज एंड इट इज इनविजिबल, ठीक है। तो जब भी ये न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, तो मोमेंटम के कारण इसका जन्म होता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट हो रहा तो वहाँ पे मोमेंटम जनरेट होता है, तो उसके कारण ये एंटी न्यूट्रिनो वहाँ पे बन जाता है जब कभी भी बीटा पार्टिकल्स निकलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकलने में एनर्जी भी लगता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी भी बहुत निकलेगी, ठीक है, एनर्जी भी, ठीक है, एनर्जी भी निकलता है, याद रखिएगा। ओके, तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का बारे, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या बोला था, हाईएस्ट क्या बोला था, आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, लोवेस्ट, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, ये बोलेंगे मिडिल में, माने इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, और इसका आयोनाइजेशन पावर का होगा कम होगा एज कंपेयर टू दी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो बीच वाला का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बीटा पार्टिकल होता क्या है ये जान लीजिए कि जब कभी भी कोई न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर प्रोटॉन्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लगता है, तो एक नया टाइप का, ठीक है, रेडियोएक्टिव चार्ज निकलता है, रेडिएशन निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा। और दिस बीटा इज नथिंग बट क्या है, होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। और जब कभी भी एक बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा बाय 1 और मास नंबर रिमेन अनचेंज। इसके साथ एक और निकलेगा इसका असिस्टेंट जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बीटा पार्टिकल्स का कहानी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इसका एक एग्जाम्पल ले, तो जैसा मान लीजिए C16, ठीक है, एक एलिमेंट है, 4 दे देते, ठीक है, या कुछ भी दे दो, एक ये दे दिया, इससे एक हम लोग क्या निकाल ले, बीटा पार्टिकल्स निकाल ले। तो बीटा पार्टिकल्स निकलेगा क्या होगा जी, बोलो, C16 और नीचे 7 14 ठीक है, 14 रहेगा और ये इंक्रीज हो जाएगा, और इसके साथ एक तो एंटी न्यूट्रिनो निकालने वाली है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये यूरेनियम है, ठीक है, 238 92, इससे मान लीजिए हम लोग एक बीटा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, तो एक नया पार्टिकल बनेगा X, जो ये 238 होगा, और ये एक बढ़ जाएगा जी। इससे अगर मान लीजिए 3 बीटा पार्टिकल्स निकालें, तो बोलिए क्या होगा, if 3 beta particles comes out from this radioactive substance, then what is the effect, बोलो 96 क्या होगा, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, 96 हाँ तो क्या लिखेंगे, बोलो 96 और ऊपर में कुछ चेंज नहीं, 238। लेकिन एक चीज चेंज हो रहा है, देखिएगा अल्फाबेट आप लोग जरूर चेंज कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक नया टाइप बन रहा है ना, ये नया रेडियोएक्टिव मास नंबर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मतलब एलिमेंट चेंज हो जा रहा है। क्या एलिमेंट हमको नहीं मालूम, उसको रिप्रेजेंट करें कैपिटल X, स्मॉल यहाँ यूज नहीं होगा, बार बार बोले कैपिटल लेटर यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग अल्फा बीटा
निकालते हैं, याद रखिएगा। और इसके साथ एक तो एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ लगा देंगे जैसा, ओके, जो एनर्जी है। चलिए अब आते हैं हम लोग किसके बारे में, गामा के बारे में, ठीक है। तो गामा देखिए एक न्यूट्रॉन की तरह है, गामा क्या एक न्यूट्रॉन की तरह है। गामा जैसा न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं था, तो गामा में भी क्या होगा, इट हैज नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। गामा इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल का हम लोग बात करेंगे। गामा लिखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट हैज नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो चार्ज नहीं होने के कारण ये किसी के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं करता, समझा, ये किसी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, ए और जेड है, और इससे हम लोग कोई गामा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट, देयर इज नो इफेक्ट, बट हम लोग इसका ये जरूर चेंज करेंगे ना, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए ओके जी, तो गामा पार्टिकल्स में बस इतना ही जानना है आप लोग को कि गामा पार्टिकल ऐसा पार्टिकल जो अनडेविएटेड होता है, और इसके बारे में बोलेंगे क्या कि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तीनों रेडिएशन में से, और दूसरा क्या बोला गया कि इसका जो आयनेशन पावर है वो सबसे लिस्ट होगा, ठीक है। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, मतलब मैंने प्लेट होता है जिसको ये इफेक्ट करता है, उसमें चेंजेस होता है, ये सब चीज़ हम लोग याद रखेंगे गामा पार्टिकल्स के थ्रू में। तो हम लोग इसका यूज़ और कहाँ करते हैं भाई, ये भी बता चुके आप लोग को कि कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ओके। चलिए अब आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट है, इसका मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना है 11, ठीक है। इस एलिमेंट में से अगर हम लोग एक बीटा पार्टिकल्स निकालें तो क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक बीटा पार्टिकल्स निकाल दें तो क्या चेंजेस आएगा, तो अभी हम लोग जान चुके बीटा पार्टिकल्स निकालेंगे तो मास नंबर रिमेन अनचेंज एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, ठीक है, और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर अगर मान लीजिए इसमें से हम लोग, ठीक है, तुम्हारा कितना 3 गामा पार्टिकल्स निकाल, तब सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो नो इफेक्ट, 3 निकले 10 निकले 1 करोड़ निकले, लेकिन नाम चेंज, ठीक है, ये हो जाएगा 23/12। फिर मान लीजिए इसमें से हम लोग कितना निकाल रहे, 3 अल्फा पार्टिकल निकाल रहे। अब बताइए क्या होगा, तो क्या होगा बोलिए। तो देखिए एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास 4 घटता है, तो 3 निकल रहा मतलब 12 घटेगा, तो सिंपल है 12 इससे माइनस कर देंगे 11, तो हो जाएगा तुम्हारा 11, और एटॉमिक नंबर 2 घटता है तो 3 से कितना होगा 6 घटेगा, तो 12 से कितना हो जाएगा 6, हो गया खत्म, ठीक है। अगेन मान लीजिए इससे और अगर हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई, 2 अल्फा पार्टिकल्स और निकाल रहे हैं, तो 2 अल्फा पार्टिकल्स निकालेंगे तो क्या होगा 7, ठीक है, नहीं 8 घट जाएगा, 8 घटेगा, 8 घटेगा तो बचेगा 3, ठीक है, और नीचे का और यहाँ से कितना निकलेगा 2, 4, तो हो जाएगा 2, ठीक है। इससे मान लीजिए और हम लोग कितना निकाल रहे हैं, 2 बीटा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, तब क्या होगा +4 ठीक है, 2 तो plus मास नंबर रिमेन अनइफेक्टेड, ठीक है, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1 निकलेगा ना तो 2, ये 4, ठीक है, 4। इस तरीका से हम लोग सीख गए, ठीक है। ये एग्जाम में आ गया, एक इस टाइप का, एक आगे वाला से एक, ठीक है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड भी आता है, ठीक है, बैकवर्ड भी आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, बैकवर्ड हम बता रहे हैं। अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टीज पढ़ लेना कि किसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, किसका कम है, किसका तुम्हारा ट्रांजिशन पावर ज़्यादा है, किसका कम है।
कौन सबसे ज़्यादा डिविएट होता है, कौन कम होता है, किसका मास ज़्यादा है, किसका कम है, ये सब जान लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अभी जो हम डायग्राम बनाया था, वहाँ पर ठीक बीटा है, रेज वो डायग्राम बना के आपको दे देगा, बोलेगा कि इसको लेबलिंग कीजिए, मैंने अल्फा कहाँ होगा, बीटा कहाँ होगा, गामा कहाँ होगा, या पूरा पूरी बनाने देगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये देगा आपको कि आपको दे देगा ये ऐसे ऐसे डायग्राम बोलेगा अल्फा पार्टिकल के। चौथा ऑब्जेक्टिव में ये भी कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर निकलता है तो मास नंबर में नो इफेक्ट एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, वहाँ ये बात। बीटा पार्टिकल्स निकले तो वो एक तो और बीटा निकलेगा पार्टिकल ना? निकलेगा 2 Plus- पीस, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 2। हाँ, तो वो एक और ऐड नहीं होगा, एक और एलिमेंट यू जो हाँ यू होगा, जरूर होगा, वो तो होगा, वो तो देना है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता और इसी क्वेश्चन का उल्टा अब हम दे दे रहे। ठीक है, मैंने उल्टा दे देगा, बैक प्रोसेस आपको जानना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपको देगा, मान लीजिए यहाँ पे एक x है, ठीक है, यहाँ से एक निकल रहा है, ये आ रहा है x1, फिर यहाँ से एक निकल रहा है, ये आ रहा है आपका x2, फिर यहाँ से एक निकल रहा है, ये आ रहा है आपका x3। ठीक है, और ये जो x3 है, ये x3 साथ दिए हुए 172 एंड 69, ये मान लीजिए दिया हुआ 172 एंड 69। ठीक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए अल्फा, यहाँ से अल्फा, और मान लीजिए यहाँ बीटा। ठीक है, उल्टा, तो उल्टा जाएंगे तो देखो काम भी उल्टा होगा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो 4 घटता है, 2 घटता है, लेकिन यहाँ उल्टा जा रहे, तो उल्टा जाएंगे तो 4 ऐड होगा और 2 ऐड होगा, तो एटॉमिक नंबर जो होगा इंक्रीज बाय 2, मतलब ये 71 हो जाएगा, और मास नंबर इंक्रीज बाय 4, तो कितना हो जाएगा 176। फिर अल्फा निकला, अगेन 4 बढ़ेगा, तो अगेन 4 बढ़ेगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल हम लोग जानते थे ऐड करते थे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ एटॉमिक subtract नंबर करेंगे। डिक्रीज बाय 1। 72। ठीक है, ये होगी इसका आंसर। ठीक है, तो इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आता है, दोनों याद करके रखिएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आएगा। एक डायग्राम वाला जो हम बता दिए, डिफ्लेक्शन ये वाला, ठीक है, और छोटा मोटा थ्योरी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गामा रेज, बीटा रेज, तीनों का प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो ये चैप्टर में यही, और इसका एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, तो वो हम लोग का सिलेबस में कट चुका है, तो बस सिर्फ इतने ही दूर तक है, अल्फा बीटा गामा रेज, यहीं पे मॉडर्न फिजिक्स खत्म होता है अकॉर्डिंग टू ICSE 2003 सिलेबस, 2023 सिलेबस। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा और इससे हार्ड कुछ आता नहीं। ठीक है, क्या क्या बार बार बोल रहे, इसका प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िएगा, ये भी जो करवाएं इसको अच्छे से पढ़िएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड उसका डायग्राम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, कि डायग्राम में सही बनाइए, कौन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कौन कम होगा, कौन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खत्म होता है।